गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 3। ये है बस की यात्रा, जो कि एक व्यंग्य है। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। पाठ पढ़ने से पहले लेखक परिचय जानते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी की वो मशहूर हस्ती हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर व्यंग्य को एक विद्या के तौर पर मान्यता दिलाई। उन्होंने अपनी व्यंग्य लेखन से लोगों को गुदगुदाया और समाज के गंभीर सवालों को भी बहुत सहजता से उठाया। व्यंग्य लेखन से हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने और उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरिशंकर परसाई 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के जमानी में पैदा हुए। उनके कई व्यंग्य, निबंध संग्रह, उपन्यास, संस्मरण प्रकाशित हुए। इन व्यंग्य में पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, प्रेमचंद के फटे जूते, ऐसा भी सोचा जाता है, और तुलसीदास चंदन घिसे, ये कुछ नाम हैं। परसाई जी साहित्य पत्रिका वसुधा के संस्थापक और संपादक थे। तो अब देखते हैं पाठ बस की यात्रा। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जो लेखक है वो अपनी एक यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि वे 5 दोस्त थे, मित्र थे, जो कि पन्ना नामक जगह, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर थे। और वहाँ से इसी कंपनी की जो बस की कंपनी है, उससे उन्होंने सफ़र करने का सोचा कि उस जो बस कंपनी की बस उन्हें सतना पहुँचा देगी। घंटे भर में मिल जाएगी उन्हें ये बस, और सतना से उसके बाद जबलपुर की ट्रेन मिलेगी। वहाँ से उन्हें जबलपुर जाना था ताकि वे सुबह घर पहुंच सके, क्योंकि उनमें से 2 मित्र ऐसे थे जिन्हें सुबह उनके काम पर हाजिर होना था, उन्हें ऑफिस जाना था। तो उसके लिए यही रास्ता उन्हें सबसे सही लगा कि पन्ना से बस पकड़कर सतना जाएं और सतना से ट्रेन पकड़ के फिर अपने घर जबलपुर की ट्रेन पकड़े। लेकिन लोगों ने उन्हें सलाह दी कि जो समझदार लोग हैं वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो उन्हें लगा कि हो सकता है रास्ता ख़राब हो, रास्ते में अंधेरा हो जाता है, तो रास्ते में डाकू भी मिलते होंगे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये बस खुद ही डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि ये जो बस है शाम वाली, इससे सफ़र करना सही नहीं है, क्योंकि बस डाकिन है, एक तरह से बहुत ही सही नहीं है ये बस। तो उन्होंने जब बस की हालत देखी तो उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि उसके प्रति आदर का भाव आ गया, क्योंकि जो बस थी वो बहुत ही वयोवृद्ध, यानी कि बहुत पुरानी थी। बहुत ही ऐसा लगता था जैसे कोई ऐसी स्त्री है जो बहुत ही बूढ़ी है, बहुत ज़्यादा वृद्ध है, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। यानी कि वो बस इतनी पुरानी लग रही थी कि जैसे कई 100 सालों पुरानी बस हो। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें हर तरह के काम से दूर रखा जाता है, इसलिए ये सोचकर कि उन्हें कष्ट होगा, उन्हें तकलीफ़ होगी। तो यही सोचकर लोग इस बस से भी सफ़र नहीं करना चाहते होंगे, क्योंकि ये जो बस थी वो इतनी वयोवृद्ध थी कि उसे पूजा के योग्य ही समझा जा सकता है, कि उसकी पूजा ही की जा सके। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? आगे बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो।
बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो जो लेखक हैं उन्हें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि इतनी पुरानी बस, जिसकी हालत देखकर ही लगता है कि ये पता नहीं कितने सदियों पुरानी, कितने सैकड़ों साल पुरानी है। तो उनके साथ उन बस के जो एक हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, वो भी उनके साथ सफ़र कर रहे थे बस में। तो लेखक ने उनसे पूछा कि ये बस चलती भी है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जी, चलती क्यों नहीं है, अभी चलेगी। लेखक ने कहा कि हाँ, वही तो देखना है कि इतनी पुरानी बस अपने आप भी चल सकती है। तो जो हिस्सेदार है, पार्टनर है, उन्होंने कहा हाँ जी, और कैसे चलेगी, अपने आप ही चलेगी। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसी बस जो इतनी प्राचीन है, इतनी उसकी जो बस के कह सकते हैं उसकी जो ढांचा था या जो स्ट्रक्चर या बॉडी थी बस की, वो इतनी पुरानी लग रही थी कि जैसे उसको धक्का मार कर ही चलाना पड़ेगा, इस तरह लेखक के विचार थे। लेकिन जब जो हिस्सेदार थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये बस अपने आप चलती है, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। आगा पीछा करना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है टाल मटोल करना, किसी काम को टालना, बहाने बनाना। तो इसी तरह जो लेखक और उनके मित्र थे वो आगा पीछा करने लगे, बहाने बनाने लगे। लेकिन उनके एक मित्र जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो इस बस में, इसी बस से चलते हैं, क्योंकि ये बस अनुभवी है, इतनी पुरानी है, तो इसको अनुभव भी होंगे, एक्सपीरियंस भी होगा। नई नई जो बसें हैं उससे ज़्यादा विश्वसनीय है कि नई बस का भरोसा नहीं, कभी भी वो कहीं भी रुक सकती है, इसलिए जो पुरानी बस ज़्यादा विश्वसनीय है और हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेके चलेगी। कि एक स्त्री की कल्पना की उन्होंने इस बस को लेकर कि एक बहुत ही वयोवृद्ध स्त्री है जो माँ दादी नानी की उम्र से भी ज़्यादा पुरानी है, वो हमें बेटों की तरह लेकर प्यार से गोद में चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो इस प्रकार आगे लेखक बताते हैं कि आखिर जब उनके जो डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने कहा कि ये बस ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें इसी से चलना चाहिए, तो वे लोग बस में बैठ गए और जो उन्हें विदा करने आए थे, छोड़ने आए थे, वो उन्हें इस तरह से देख रहे थे जैसे वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो, यानी कि उन्हें लगता था कि अब उनसे कभी भी मिलना नहीं होगा। जो मेहमान थे या जो छोड़ने आए थे उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा रहता है, यानी कि आना जाना, जीवन और मृत्यु तो लगी ही रहती है। जो आया है सो जाएगा, यानी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, चाहे वो राजा हो। रंग यानी कि भिखारी और फ़कीर का भी वही अर्थ है। तो राजा, रंग, फ़कीर जो सभी सजीव हैं उन्हें एक एक दिन मृत्यु प्राप्त होना ही होता है। तो आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना यानी कि यात्रा पर रवाना होना, और निमित्त का मतलब होता है बहाना। तो आदमी की मृत्यु को प्राप्त करने के लिए केवल एक बहाने की ज़रूरत होती है, लेकिन कब जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार जो छोड़ने आए थे उनको देखकर इसी तरह लग रहा था कि जैसे वो उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो। अब जब ये लोग बस में बैठ गए और बस स्टार्ट हुई, बस का इंजन स्टार्ट हुआ, तो ऐसे लगा जैसे कि सारी बस ही इंजन है, यानी इतनी तेज़ उससे आवाज़ हो रही थी, इतना ज़्यादा कंपन हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि वे लोग बस में नहीं इंजन में बैठे हो। कांच बहुत कम थे बस में क्योंकि बहुत ही पुरानी थी, लेकिन जो कुछ बचे भी थे उनसे हमें बचना था, यानी वे कभी भी टूटकर बिखर सकते थे। उसके जो लेखक हैं और उनके मित्र हैं उन्हें नुकसान हो सकता था, उन्हें चोट लग सकती थी, इसीलिए वे लोग कांच से जो खिड़की में होती है उनसे दूर सरक कर बैठ गए खिड़की से। इंजन चल रहा था, लेकिन उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी इतना ज़्यादा उससे शोर और कंपन हो रहा था
कि लेखक और उनके मित्रों को लग रहा था कि जैसे उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो लेखक बस की आगे जो बस रवाना हुई तो किस तरह उनकी यात्रा रही इसके बारे में बता रहे हैं कि जैसे बस चली तो उन्हें लगा कि जो गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस वक्त ये बस हमेशा रही होगी, जवान रही होगी, यानी तब नई इस क्षेत्र में आई होगी, यानी कि बस तब काम पर लगी होगी। तो गांधी जी का जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए, उन्हें भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए किया था। असहयोग का मतलब होता है कि उनके किसी भी काम में सहयोग न करना। अंग्रेज़ों को जैसे जो टैक्स देने थे वो नहीं देते, या उनके जो काम में लगे हुए थे लोग किसी भी तरह की नौकरी में, सर्विस में या फिर सेना में, तो उनमें वे असहयोग कर रहे थे। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा यानी जो भी रूल्स थे अंग्रेज़ों ने जो बनाए थे नियम, उनको नहीं मानना। और सबसे पहला रूल गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक बनाकर। तो इस प्रकार जब ये आंदोलन चल रहे थे तो तब जो बस थी उसने भी वो आंदोलन देखे होंगे, उसी समय में वह शुरू हुई होगी बस। इसीलिए ऐसा लगता था कि जो बस है उसने गांधी जी और के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी और उसे इन दोनों आंदोलनों को चलाने की या इन दोनों आंदोलनों में भाग लेने की जो ट्रेनिंग है वो उसे मिल चुकी होगी, क्योंकि उन बस के जो हिस्से थे वो एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। यानी जब बस चल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसके जो पुर्जे हैं या जो बस है उसकी जो बॉडी है और जो सीटें हैं वो सब अलग अलग, ऐसे लग रहा है बिखरने वाले हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो जो बस है वो ऐसा लगता था जैसे पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है, उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया हो। बॉडी की, सीट की जो बॉडी से असहयोग चल रहा हो, यानी जो बस में सीट्स होती हैं, सीटें हैं, वो जो बस की बॉडी है उससे असहयोग कर रही थी। यानी जब हम बस में कहीं जाते हैं, किसी भी गाड़ी में जाते हैं, तो सीट बस के गाड़ी के साथ ही आगे बढ़ती रहती है, बॉडी से अटैच होती है। लेकिन यहाँ पर लगता था कि जो बस की सीटें हैं वो उससे अलग है, तो बस अगर आगे चल रही तो सीटें पीछे की तरफ जाती थी। इस प्रकार से लगता था कि कभी तो बस आगे निकल गई और सीटें पीछे रह गई, और कभी लगता कि जैसे ही बस रुकती तो सीटें फिर भी चलती रहती, तो एकदम आगे की तरफ बढ़ जाती। तो इस प्रकार ऐसे लगा लेखक को कि जो बस है उसमें पूरा असहयोग आंदोलन चल रहा है। और कभी लगता कि कब सीट जो है वो बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8 से 10 मील जाने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील जब वो बस चली तो बस आगे जा रही है या सीटें आगे जा रही है, सारे ही भेद मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी कि इस तरह की उनकी स्थिति हो गई कि वे चलती बस में कभी गिर जाते नीचे, कभी सीट के नीचे गिर जाते और नीचे सीट उन पर आ जाती। इस प्रकार से पूरी जो बस थी उसकी दशा का उन्होंने वर्णन किया है। बाकी का पार्ट अगले वीडियो में।